दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन है परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलना या परस्पर विरोध। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, समाजवाद और व्यक्तिवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं और इसी के विरोध में समाजवाद का उदय हुआ था। और आप जान लीजिए कि समाजवाद के अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे की विरोधी अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत या ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यक्तिवादी विचारक या व्यक्तिवादी विचारधारा ये अपने आप को डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता या डार्विन के अनुकूलतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुकूल पाते हैं। दोस्तों, व्यक्तिवादी विचारक डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत को अपनी विचारधारा के अनुकूल पाते हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरे के हित साधने में योग देता है। इसलिए राज्य का अन्य कोष अथवा संस्था भी व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्वयं राज्य या किसी संस्था के लिए नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिवादी विचारधारा मानता है कि राज्य कोई संस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी यानी ऑर्गेनिज्म के रूप में की है, जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो आप जानते हैं, व्यक्तिवाद की मान्यता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए क्योंकि राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, और बुराई इसलिए है कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती या कमी करना होता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को अपने चिंतन में केंद्रीय स्थान देता है। एडम स्मिथ, हेयक, स्पेंसर प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। दोस्तों, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, वहीं अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, और सर्वाधिकारवादी राज्य को गौरवान्वित और महिमा मंडित करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो उत्तर है शास्त्रीय उदारवाद। दोस्तों, शास्त्रीय उदारवाद इसलिए क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिवाद या शास्त्रीय क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। उदारवाद लंबे समय से चली आई राजनीतिक विचारधारा है और 17वीं 18वीं शताब्दियों का उदारवाद शास्त्रीय आरंभिक या नकारात्मक उदारवाद कहलाता है। इस दौर का उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? आपको बताना है। ग्राहम वालास, हेयक, GDH कोल या मिल। तो सही उत्तर है कोल। दोस्तों, व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं हैं। जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ग्राहम वालास, FA हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल, मिस फॉलेट, ये सभी व्यक्तिवादी विचारक हैं, जबकि GDH कोल श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। AJ पेंटी, AR ऑरेज, SG हॉब्सन अन्य श्रेणी समाजवादी विचारक हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर ने। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर का समयकाल 1820 से 1930 ईस्वी है। ये 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को स्थापित किया और स्पेंसर के चिंतन को सामाजिक डार्विनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति माना जाता है। इसने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया। इसने प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू करते हुए ये तर्क दिया कि कम योग्य व्यक्तियों को अधिक योग्य व्यक्तियों के हित में बलिदान कर देना चाहिए और राज्य को अयोग्य व्यक्ति को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, स्पेंसर ने सब तरह के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया। इसने मताधिकार के विस्तार का विरोध किया और स्पेंसर ने आशा व्यक्त की कालांतर में बाजार समाज को इतना विनियमित कर देगा कि राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। और स्पेंसर की प्रमुख कृतियां सोशल स्टैटिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और मैन वर्सेज स्टेट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो सही उत्तर ग्राहम वालास। याद रखिएगा, आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्थान पर समूह या समवासों की सर्वोपरिता में आस्था रखता है। आधुनिक व्यक्तिवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्तियों और कार्य क्षेत्र में नियंत्रण का पक्षधर है। ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजल, बेलाक और मिस फॉलेट आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थकों में हैं। दोस्तों, ग्राहम वालास की कृति है ग्रेट सोसाइटी, नॉर्मन एंजल की कृति है द ग्रेट इल्यूजन, बेलाक की कृति है द सर्वाइवल स्टेट और मिस फॉलेट ने द न्यू स्टेट नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहा जाता है? लेसेज फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, व्यक्तिवाद या इंटरप्रेन्योरशिप? तो सही उत्तर है वह राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, लेकिन ये बुराई मनुष्य की स्वार्थपरता और लुटेरेपन के कारण आवश्यक हो गई है। व्यक्तिवाद का निर्देशक सिद्धांत है व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले और कम से कम जो है राज्य हस्तक्षेप करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी विचारक हैं? हेराल्ड लास्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर या अरस्तु? तो सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारक हैं। व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकतम और राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम रखने की वकालत करता है। स्पेंसर की प्रमुख कृति द मैन वर्सेस द स्टेट है और स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू किया। इनके अनुसार सामाजिक विकास की मुक्त प्रतिस्पर्धा में योग्य तथा परिश्रमी लोगों को उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल का अधिकार है और राज्य द्वारा योग्य और परिश्रमी लोगों का हक छीनकर अयोग्य लोगों को देना सामाजिक प्रगति को कुंठित करता है। इस तरह स्पेंसर ने सभी प्रकार के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है प्लेटो, स्पेंसर, रूसो या लॉक? तो सही उत्तर है दोस्तों स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए हर्बर्ट स्पेंसर, इनका समयकाल 1820 से 1903 है। ये 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश दार्शनिक और सिद्धांतकार हैं। इन्होंने योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और स्पेंसर की पहली महत्वपूर्ण कृति सोशल स्टैटिक्स 1850 में चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, उससे 9 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह स्पेंसर ने अपना विकासवादी सिद्धांत डार्विन से भी पहले रखा था। योग्यतम की विजय या योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने ही किया था, यद्यपि यह डार्विन के नाम के साथ जुड़कर प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार स्पेंसर यानी हर्बर्ट स्पेंसर योग्यतम की अतिजीविता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, लेसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? तो आप जान लीजिए लेसेज फेयर का अभिप्राय होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो यानी अहस्तक्षेप।
आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये शब्दावली 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक व्यक्ति GSM बिसेट द गोर्ने की देन है। व्यापार पर लगी अनेक पाबंदियों से तंग आकर एक दिन उसके मुख से लेसेज फेयर यानी चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ दो निकल पड़ा और व्यक्तिवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से बचने के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो इस शब्दावली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, लेसेज फेयर या अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? ऑप्शन है स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपरोक्त ए और बी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लेसेज फेयर या अबंध नीति का सिद्धांत स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित था। नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है और इसमें ये माना जाता है कि मनुष्य विवेकशील है, इसलिए वो अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसे स्वतंत्र अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रहा है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है CF स्ट्रांग, KC ह्वीयर, प्रोफेसर लास्की या जेम्स वाइस। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, ये प्रोफेसर KC ह्वीयर का कथन है। दोस्तों KC ह्वीयर ने आधुनिक संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र के शक्तिशाली होने और बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के लिए शक्ति की राजनीति, आर्थिक मंदी की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति को मुख्य कारण माना है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लासवेल और कापलान की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी से संबंधित है। दोस्तों राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी क्रांति ने इसकी परंपरागत अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन पद्धति दोनों में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया। इसकी परंपरागत धारा में राज्य सरकार और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन व्यवहारवादी विचारक शक्ति, सत्ता और प्रभाव को अध्ययन का केंद्र मानते हैं। ऐसे विचारकों में लासवेल, डहेल, कैपलान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और लासवेल ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा कि शक्ति में सहभागी होने और उसका निरूपण करने का अध्ययन राजनीति है और इनके अनुसार राजनीतिक क्रिया वह है जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में संपादित की जाए। अगला प्रश्न है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी क्या कहा जाता है? शूकर दर्शन, नीतिपरक दर्शन, आदर्शवादी दर्शन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर शूकर दर्शन हो जाएगा। दोस्तों बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत भौतिकतावाद पर आधारित है और इसको भौतिकतावादी कहकर कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना की है। कार्लाइल एक विचारक हैं, इन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को पिग फिलॉसफी या शूकर दर्शन की संज्ञा दी है। इसी तरह रॉबर्ट एल मूरे ने कहा है, यदि हम अंतरात्मा को तिलांजलि दे दें जैसा बेंथम ने किया हो तो फिर नैतिक या अनैतिक कार्य नाम की कोई चीज़ शेष नहीं रहती है। बेंथम अपने उपयोगितावाद में सुखों को अधिकतम करने की बात करता है, उसके लिए वो उनके गुणों पर ध्यान नहीं देता है बल्कि मात्रा पर ही ध्यान देता है। अगला प्रश्न है, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये लासवेल द्वारा दी गई परिभाषा है। दोस्तों लासवेल ने अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा कि निर्णय निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? ऑप्शन है डेविड एप्टर, एलन बॉल, एमोस या लीका। तो सही उत्तर एलन बॉल, ऑप्शन बी। दोस्तों ये जो प्रश्न है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है, ये एलन बॉल का कथन है। दोस्तों राजनीति की आधुनिक धारणा के अंतर्गत राजनीति को संघर्ष और उसके समाधान का विषय माना जाता है। एलन बॉल ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आधुनिक शासन और राजनीति 1988 के अंतर्गत लिखा है कि राजनीतिक क्रिया में मतभेद और उन मतभेदों का समाधान निहित होता है।
और राजनीतिक स्थिति का सार तत्व संघर्ष यानी शक्ति और उस संघर्ष का समाधान है। स्टीफन एल बास्बी के अनुसार जहाँ राजनीति है वहाँ कोई न कोई विवाद रहता है, और जहाँ कोई न कोई समस्याएं होती हैं वहाँ राजनीति होती हैं, और जहाँ कोई विवाद नहीं होता वहाँ राजनीति भी नहीं होती है। और इसी तरह का विचार JDB मिलर का भी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? आपको बताना है। तो उत्तर है आर्थर बेंटले ने। दोस्तों, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रोसेस यानी प्रक्रिया की संकल्पना आर्थर बेंटले ने प्रस्तुत की है। उनकी पुस्तक का नाम है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की पुस्तक है। इसमें सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान का कड़ा आलोचना किया और उसे बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंधिया और स्थैतिक माना, क्योंकि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। बेंटले के प्रयास से प्रक्रिया के अध्ययन को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में अपना लिया गया और अब व्यवस्थापिका और न्याय प्रक्रियाएं, निर्णय निर्माण प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो आप जान लीजिए, कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। तो सही उत्तर शक्ति का अध्ययन हो जाएगा। दोस्तों, शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति शास्त्र की मूल संकल्पना है और कैटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत अज्ञात प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? तो सही उत्तर अरस्तु के अनुसार दासता जो है प्राकृतिक और लाभप्रद है। अरस्तु बहुत ही प्रगतिवादी विचारक था, लेकिन इसने दासता के संबंध में जो विचार दिया है वो उसके ग्रीक या यूनानी राजनीति से बुरी तरह प्रभावित होने के आधार पर ही की गई है। देखा जाए तो अरस्तु कहता है दासता प्राकृतिक है और ये स्वामी और दास दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अरस्तु का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्यों को दो समूहों में बांटा है। जिन आत्माओं में प्रकृति ने शासन और आदेश मानने का सिद्धांत जमाया है वे प्राकृतिक दास हैं, और दूसरे मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और शासक के रूप में पैदा होते हैं। उसमें बौद्धिक बल होता है, वे स्वामी होते हैं। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर दास स्वामी का संबंध आरंभ हुआ। अरस्तु दासता के दो प्रकार स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता बताते हैं। अरस्तु दासों को सजीव और पारिवारिक संपत्ति मानते हैं और अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में दासों को बाहर रखा है, वह दासों को राज्य का नागरिक नहीं माना है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य है? ऑप्शन है पॉलिटी अथवा संयम जनतंत्र, कुलीन तंत्र, अभिजात वर्ग या राजतंत्र। तो सही उत्तर पॉलिटी या संयम जनतंत्र। दोस्तों, अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। वो प्लेटो के आदर्श राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है, लेकिन ये व्यवहार में संभव नहीं है। अरस्तु पॉलिटी अथवा संयत जनतंत्र को व्यवहार में आ सकने वाला सबसे अच्छा शासन मानता है और अरस्तु के अनुसार पॉलिटी मध्यम वर्ग का शासन है और इसमें क्रांति की संभावनाएं न के बराबर हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या होगा? तो आप जान लीजिए कि अरस्तु जो है सभी व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता है, तो इस आधार पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, क्योंकि अरस्तु ने राज्य में निवास करते हुए भी नागरिक न होने की 4 दशाएं बताई हैं, जिसमें पहला है कि किसी राज्य में निवास करने से नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी को नागरिक नहीं माना जा सकता। किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि के द्वारा ये अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त हो सकता है। उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता दूसरे राज्य के नागरिक हों, और निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में राज्य और नागरिकता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर का शिक्षक भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? आपको बताना है।
ऑप्शन है बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा या दया। तो सही उत्तर बाध्यकारिता यानी ऑब्लिगेशन। दोस्तों, नागरिक समाज के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी व्याख्या में अंतर है, फिर भी इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर दोनों सहमत हैं। उदारवाद में नागरिक समाज की कानूनी संकल्पना को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें सभी नागरिक कानून का पालन करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। मार्क्सवाद नागरिक समाज की संरचना पर बल देते हैं, जिसके माध्यम से एक वर्ग दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करके शासन को वैध बनाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में 20वीं सदी में उभरा। इसका मुख्य ध्येय मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना था, जिससे ये तथ्य प्राप्त हो सके कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। व्यवहारवाद राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए इसे मूल्य निरपेक्ष बनाया और इसके अध्ययन में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाना था, न कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलना था। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उत्तर है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दोस्तों, व्यवहारवाद को वैज्ञानिकता के ढांचे में ढालने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को विभिन्न विषयों से संबद्ध कर अध्ययन पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, गैब्रियल आमंड या ग्राहम वालास। तो सही उत्तर चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन बी। दोस्तों, चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में शामिल करने की बात कही और मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग संचालित किया गया। 1925 में व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात हुआ। यद्यपि राजनीति शास्त्र में इसका व्यापक प्रचलन दूसरे महायुद्ध के बाद हुआ, लेकिन व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो अमेरिकी संगठनों का बड़ा योगदान था। ये संगठन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? तो आप जानते हैं डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय डेविड ईस्टन को है, जबकि वह उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक भी हैं। व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय मेरियम और उनके सहयोगियों को दिया जाता है, लेकिन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का विचारक डेविड ईस्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसे है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स बियर्ड, ए.एल. लावेल, आर्थर बेंटले के नेतृत्व में अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? प्लेटो, रूसो, ग्रीन या डेविड ईस्टन? तो आप जानते हैं व्यवहारवाद आधुनिक युग की विचारधारा है। व्यवहारवाद के उद्भव, विकास और संशोधन में डेविड ईस्टन का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का व्यापक विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में हुआ था, कहाँ पर? तो सही उत्तर अमेरिका में। दोस्तों, याद रखिएगा, व्यवहारवादी उपागम का जन्म अमेरिका में हुआ और 1940 के दशक में चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर चार्ल्स ई मेरियम हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स मेरियम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया? तो सही उत्तर है मताधिकार के लिए जे.एस. मिल ने योग्यता का समर्थन किया है।
दोस्तों जे.एस. मिल मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन करते हैं और उनका कहना है कि मताधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो संपत्तिशाली हैं और राज्य को कम या अधिक मात्रा में कर देते हैं। रूसो कहते हैं कि प्रभुसत्ता जनता में रहती है, इसका तात्पर्य प्रत्येक वयस्क को मताधिकार मिलना चाहिए, रूसो कहते हैं। लेकिन जे.एस. मिल जो हैं ये सभी को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को इरादों यानी इंटेंशन, प्रयोजन यानी पर्पज और प्रेरणा यानी मोटिव से जोड़ा है? ऑप्शन है B.F. स्किनर, डेविड स्टन, लियोनार्ड वाइट या शूमा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? B.F. स्किनर। दोस्तों B.F. स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी और सामाजिक दार्शनिक और कुशल शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कबूतर और चूहे पर अपना प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया और अपने शोध के माध्यम से मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, प्रयोजन और प्रेरणा का महत्वपूर्ण विचार दिया था। तो ये हैं B.F. स्किनर। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण क्या नहीं है? प्रवृत्ति से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान या सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा? तो सही उत्तर दोस्तों सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की तीव्र आलोचना की, परंतु उसने परंपरावाद को फिर से स्थापित करने का समर्थन नहीं किया। इसलिए सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है किस रूप में? तो सही उत्तर याद रखिएगा, उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरलिज्म की सर्वोत्तम व्याख्या संरचनावादी प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में की जा सकती है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के समयानुकूल संशोधन के रूप में अस्तित्व में आया, अतः न तो ये व्यवहारवाद के लिए खतरा था, न ही व्यवहारवादी शोध को महत्व देता था और न ही पुनः परंपरावादी दृष्टिकोण की स्थापना का प्रयास भी करता था। तो याद रखिएगा, उत्तर व्यवहारवाद संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में आया था। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, ज्ञान का आधार सुधार नहीं है, यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। व्यवहारवाद बदली हुई परिस्थितियों का समाधान नहीं कर पा रहा था, उसकी जड़ता को समाप्त करने और मूल्य सापेक्षता तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में होता है और राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की देन है। किसी भी पर्यावरण में जिस ढांचे के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है उसे प्रणाली कहा जाता है। और डेविड स्टन ने अपनी नई कृति ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में राजनीतिक प्रणाली का वर्णन किया। इनके अनुसार राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत या इनपुट कहते हैं। ये प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करती है उन्हें निर्गत या आउटपुट कहते हैं। ये निर्गत बाहरी पर्यावरण में जाकर उसके तत्वों से क्रिया करते हैं जिससे नए आगत या न्यू इनपुट अस्तित्व में आते हैं। ये आगत पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली में वापस चले जाते हैं और इस तरह एक जटिल चक्र पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन है व्यवस्थाबद्धीकरण, परमाणीकरण, प्रासंगिकता का सिद्धांत या समग्रता। तो सही उत्तर प्रासंगिकता का सिद्धांत ऑप्शन सी। दोस्तों डेविड स्टन ने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के कुछ आधार तत्व और लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। इसमें नियमन, सत्यापन, तकनीकी पद्धति, परिमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थाबद्धीकरण, शुद्ध ज्ञान और समग्रता है। इसलिए प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है ये स्टन के व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है।
अगला प्रश्न आपको बताना है कि व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है किससे? फांसीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से या आदर्शवाद से? तो सही उत्तर है प्रत्यक्षवाद से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म से प्रेरणा लेता है। तार्किक और अनुभवजन्य प्रत्यक्षवाद से किसी व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है और प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वस्त और प्रामाणिक मानता है। प्रत्यक्षवाद के समर्थक ये मांग करते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की सामग्री को प्रामाणिक रूप देने के लिए उसे प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुरूप ढालना जरूरी है। इसलिए व्यवहारवादी तार्किक प्रत्यक्षवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? लास्की ने, लासवेल ने, चार्ल्स वेल ने या डेविड ईस्टन ने? तो सही उत्तर डेविड ईस्टन ने। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के अंत में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तत्कालीन प्रवृत्तियों पर प्रबल प्रहार किया और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का शंखनाद किया। उत्तर व्यवहारवाद की दो प्रमुख मांगें थीं, प्रासंगिकता और कार्रवाई यानी रिलेवेंस एंड एक्शन। 1950 के दशक में व्यवहारवाद की वकालत करने वाले डेविड ईस्टन ने 1960 के दशक के अंत में व्यवहारवाद पर कड़ा प्रहार किया। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत ईस्टन ने राजनीति विज्ञान की व्यवहारवादी क्रांति को नया मोड़ देते हुए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी। उसने कहा कि हमें अपनी पुरानी धारणाओं को आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करके अपनाना चाहिए और ईस्टन के अनुसार राजनीति में शोध आवश्यक है, परंतु शोध में तकनीक की अपेक्षा उद्देश्य पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और राजनीति का अध्ययन सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पर? उपादेयता पर, कृत्य पर, उपर्युक्त में से किसी पर नहीं या ए और बी दोनों पर? तो सही उत्तर है उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता और कार्रवाई यानी ए और बी दोनों पर बल देता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता और कार्रवाई दोनों पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उद्घोषणा डेविड ईस्टन ने 1969 में न्यूयॉर्क में किया। डेविड ने कहा कि राजनीति विज्ञान को शोध और अध्यापन को सामयिक समस्याओं के साथ संगति बैठाना चाहिए, साथ ही उसके प्रति कार्यशील भी होना चाहिए, जिससे कि राजनीति शास्त्र को इतना प्रगतिशील बनाया जा सके कि वो किसी भी सामाजिक और राजनीतिक समस्या का समुचित हल प्रस्तुत कर सके। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादी दर्शन का वर्णन करता है जिसे 1930 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया था। हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्राम और जुर्गन हैबरमास जैसे विचारकों ने पूंजीवादी समाज की आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की है। दोस्तों, पूंजीवाद वर्तमान में शिक्षा, संस्कृति और उदार प्रणाली के आधार पर स्वयं को वैध बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका प्रभाव आर्थिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परिभाषा डेविड ईस्टन की है। दोस्तों, 1908 से अमेरिका में व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें ईस्टन एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक हैं। ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से 1950 के दशक में अपने विचारों की व्याख्या की। इनके अनुसार मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आवंटन होना चाहिए। यदि यह आवंटन विशेष वर्ग के लिए होता है तो समाज में अशांति और अराजकता का वातावरण होगा। इसलिए समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सिद्धांत परम आवश्यक हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है? आपको बताना है। तो उत्तर यहाँ पर व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। दोस्तों, व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों की संकल्पना को अस्वीकार करते हुए समाज कल्याण सिद्धांत या सोशल वेलफेयर थियरी लोक कल्याण के विरुद्ध किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता और भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों के साथ कुछ उपबंधों को जोड़कर समाज कल्याण की दृष्टि से निर्बंधन आरोपित किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों आप जान लीजिए, बेंथम ने उपयोगितावाद का जब शुरुआत किया तो उसने ये माना कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है। सुखों की मात्रा समान होने पर पुष्पिन और कविता पाठ एक जैसा ही है। लेकिन दोस्तों J.S. मिल ने इसमें संशोधन किया। वो कहा कि सुखों में केवल मात्रा का ही नहीं, गुणों का भी अंतर होता है। तो उसने इस आधार पर वो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में थोड़ा सा चेंज करते हुए कहा कि जो गुणात्मक भेद है, सुखों की मात्रा में गुणात्मक अंतर है, वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मिल का कथन है कि एक संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट सुकरात का जीवन अच्छा है। तो मिल ने तत्कालीन परिणाम के साथ साथ उसके दीर्घकालीन गुणात्मक महत्व पर भी ध्यान दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? हेगल, ग्रीन, बोसांके और बेंथम। तो सही उत्तर बेंथम। दोस्तों याद रखिएगा, इमैनुअल कांट, हेगल, ग्रीन, बर्नार्ड बोसांके ये सभी आदर्शवादी विचारक हैं, जबकि बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। अगला प्रश्न और व्यक्तिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो ये विचार मैकियावेली का है। मैकियावेली ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में शासक को किसी भी नागरिक की संपत्ति छीनने का स्पष्ट विरोध किया है और ये कथन इसी संदर्भ में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा परीक्षा और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अति संभावित है, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आगे के पार्ट में हम उदारवाद यानी लिबरलिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।